नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में चंडीगढ़ से हमारे साथ वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। और आज जो बात करना है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, उसकी बात करेंगे। और 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्गी राजा, जिनका गुजरात से संबंध आता है, उनकी दोनों बेटियां गुजरात में ब्याही है, इसलिए गुजरात उनका आना जाना भी बहुत रहता है। मगर दिग्गी राजा कुछ विवादास्पद निवेदन के लिए भी जाने जाते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने एक तस्वीर साझा करी अपने अकाउंट से कि आडवाणी जी के चरणों में बैठे, जमीन पर बैठे सामान्य कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी, वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक की मजल काट सकते हैं। यानी संगठन की बदौलत ये सब हो रहा है। मेरे ख्याल से उनका जो कहने का मतलब था कि उन्होंने फिर स्पष्टता भी करी। राहुल ने कहा कि आपने तो मिसशिप किया, मगर उन्होंने स्पष्टता करी कि मैं आरएसएस का तो विरोधी हूं। और उनके सुर में सुर मिलाए शशि थरूर ने, जो दौड़े दौड़े कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जा रहे थे, वो भी मीडिया ने कवर किया। अब ये दोनों का विवाद जो चला है, उसके बारे में हम आपसे आपका विश्लेषण जानना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को आप कृपया बताएं कि ये दिग्गी राजा और शशि थरूर वास्तव में करना क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि वो G23 के अभी मेंबरान हैं। शशि थरूर तो मोदी जी की चापलूसी करते रहे हैं। हालांकि शशि थरूर की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मोदी ने अपने भाषण में पब्लिक फोरा पर से कहा था, बावजूद इसके उनको शर्म भी नहीं आती है मोदी जी की चापलूसी करते हुए। उनके बखान भी करते हैं, उनके साथ दिखाई देते हैं। और मेरे ख्याल से उनकी चाहत होगी कि अगले साल, यानी जो चुनाव केरल में हो रहे हैं, वहां पर उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। पता नहीं, यानी आप इसके बारे में ज्यादा जानते होंगे, तो आपका विश्लेषण हम चाहेंगे। हमारे दर्शक भी बड़े चाव से आपका विश्लेषण सुनते हैं, इसलिए हमने आज आपसे अनुरोध करना चाहा है कि आप इस पर अपनी राय देवें। अजय जी। नमस्कार हरि भाई, और सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह को इस मौके पर, जब कांग्रेस का स्थापना दिवस था, ऐसे मौके पर निश्चित रूप से इस तरह की पोस्ट से अवॉइड करना चाहिए। हालांकि तमाम सारे लोग दूसरे सवाल उठा रहे हैं कि 2026 में दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इसलिए अब वो नई राह की तलाश में है कि किस तरह से दोबारा राज्यसभा कैसे पहुंच जाएं और क्या करें, और ये तमाम चीजें कही जा रही हैं। लेकिन मैं इससे बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मेरा मानना है कि चाहे जितना भी हो, दिग्विजय सिंह गद्दार नहीं। दिग्विजय सिंह 23 के मेंबर नहीं रहे, तो और दिग्विजय सिंह ने कभी इस तरह की कोई हरकत नहीं की जो लोकतंत्र के खिलाफ हो, जो संविधान के खिलाफ हो, और बहुत सारी चीजें। एक और चीज हमें समझनी पड़ेगी, जब कांग्रेस पार्टी में सॉफ्ट रुख अपनाया जा रहा था कि नहीं, देखो मोदी को नहीं कहना चाहिए, आरएसएस को नहीं कहना चाहिए, इसको नहीं कहना चाहिए। जैसे मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बीजेपी में बहुत बड़ी पोजीशन पे रहे हैं। जिन दिनों लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे, बड़े इंपॉर्टेंट अध्यक्ष होते थे, तो उस समय तो एक दिन उनसे बात हो रही थी। वो बहुत बड़े वकील हैं, आपके गुजरात में भी वो मुकदमा लड़ने भाजपा का आया करते थे। तो जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, अजय जी देखिए, कांग्रेस बाकी तो ठीक है, आज बहुत सारे लोग हैं, बीजेपी में भी है,
जो मोदी को नहीं पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को जो रुख लेना चाहिए वो ये लेना चाहिए राहुल गांधी को कि आरएसएस के प्रति सॉफ्ट रहना चाहिए, उसके लिए नहीं बोलना चाहिए। उन्हें जो है नरेंद्र मोदी पे इस तरह से अटैक करने की बजाय बस सिर्फ इंस्टीट्यूशनल अटैक ही करना चाहिए, बाकी और नहीं होना चाहिए। और इस तरह से तमाम चीजें बात हो रही थी। जी, मैंने कहा क्यों नहीं होना चाहिए? बीजेपी की जड़ कहां से है? आरएसएस से। मोदी की जड़ कहां से है? आरएसएस से। मोहन भागवत जो एजेंडा देते हैं नरेंद्र मोदी वही तो पूरा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अलग क्या किया है? कहने को झूठा जरूर दिखाते रहिए, नहीं आरएसएस और बीजेपी में कहीं ये है कहीं वो है। मैंने कहा ऐसा तो कभी नहीं है। आरएसएस बीजेपी कहां से अलग हो गए? कहां से मोदी और वो अलग हो गए? सारे एजेंडे तो उन्हीं के पूरे कर रहे हैं, चाहे मुसलमानों पे हमले हो, चाहे ईसाइयों पे हमले हो, चाहे इस देश की तमाम धन संपदा हो वो चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने। मैंने कहा आप देखिए जो अपनी उद्देशिका डाली हुई है अपने वेबसाइट पे, अपनी उस पे आरएसएस ने, उसी में आप पढ़ लीजिए, तीसरा क्लॉज है कि हम कुछ पूंजीपतियों को मजबूत करेंगे, राष्ट्रवादी पूंजीपतियों को मजबूत करेंगे और बाकी सबको हवा में छोड़ देंगे। आप देखिए वही तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी उस एजेंडे से कहां हट रहे हैं? सारा खेल ही वहीं से। और फिर तमाम बातों के बाद में तो मैं समझता हूं दिग्विजय सिंह, देखिए एक चीज बड़ा स्पष्ट रही है, दिग्विजय सिंह के हमला बोलते रहे हैं आरएसएस पर भी, खुल के विरोध की बात करते रहे हैं। वो कभी भी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात नहीं करते। वो खुद हिंदुत्व पे यकीन, हिंदू धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उस पे यकीन रखते हैं। नर्मदा की पैदल यात्रा उन्होंने ही की थी, नर्मदा बचाओ को लेके, भाजपा ने नहीं की थी। और जो व्यक्ति इस तरह से करता रहा हो, स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब है उसका मूल खराब नहीं है, समस्या कहीं और है। और जब समस्या कहीं और है तो कहां है? निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह खुद सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, उनको जरूरत नहीं है ऐसे प्लेटफॉर्म पर कोई बात कहने की यदि संगठन से भी जुड़ी हुई है। और वो भी उस मौके पर जब कांग्रेस पार्टी अपनी स्थापना के 140 साल मना रही। और आप कह क्या रहे हैं? आपका दिमाग फिर गया है क्या? कांग्रेस पार्टी में सबसे निचला और गरीब, इतना गरीब कभी भाजपा में कभी किसी पद पे नहीं पहुंचा है, जिसके घर खाने को रोटी नहीं थी, पढ़ने के लिए जाने के लिए गंगा नदी पूरी तैर के क्रॉस करता था, रोज जाता था और रोज आता था, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ाया लिखाया, अपने कपड़े दिए, अपना वो किया, पीए की नौकरी दी और बाद में भारत का प्रधानमंत्री बना, वो लाल बहादुर शास्त्री। तो जो इस तरह से बनाता रहा हो, देता रहा हो, आप कहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं थे, बहुत गरीब फैमिली से थे। और जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े पंडित नेहरू का ही सब कुछ बनाया हुआ था, जहां से पढ़ के वो ग्रेजुएशन करके और आगे बढ़ के और पहुंचे और इस मुकाम पर पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये कांग्रेस ही तो देती है, और कौन दे रहा है? तो यही चीज है, खुद दिग्विजय सिंह को सीएम नहीं बनाया था, तो इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है संगठन के संदर्भ में उनकी बात से मैं सहमत हूं। संगठन को मैं संगठन की आवश्यकता नहीं बहुत समझता हूं, लेकिन संगठन का, क्योंकि ये तो भाजपा की और आरएसएस की विचारधारा है संगठन,
संगठन कांग्रेस की विचारधारा ही नहीं। यदि आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली तो 140 साल पहले 28 दिसंबर 1885 में बनी, लेकिन आप याद करिए, दादा भाई नौरोजी आप ही के राज्य से आते थे, गुजरात से। जी। वो कांग्रेस करीब करीब बनने के, ऑफिशियली बनने के 25 साल 30 साल पहले से काम कर रही थी। ऑफिशियली कोई संगठन नहीं बना हुआ था। यही वजह है कि उस अंग्रेज अफसर एओ ह्यूम ने यही समझाया कि यदि आपको यही करना है तो आप अपने संगठन को रजिस्टर करा के एक ऑफिशियल बनाइए। ऑफिशियल बना के लड़ेंगे तब आपको कुछ हासिल होगा। तो उन्होंने एक आधिकारिक और बाबू वाला जो पूरा वो होता है, वो चीज उन्होंने बताई। और फिर आप देखिए, लोकतंत्र देखिए, कांग्रेस बनी तो आपका गुजरात भी उसी राज्य का हिस्सा था, बॉम्बे प्रांत का। तो उसी जगह कांग्रेस बनी, यानी गुजरात में, महाराष्ट्र में, जो भी कह लीजिए, बॉम्बे में, वहां पर वो कांग्रेस बनी। और जब कांग्रेस बनी तो आप देखिए, लोकतंत्र उस धरती पर बैठ के गठन हो रहा है। और कांग्रेस का पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी बंगाल से आते हैं। सही बात। दादा भाई नौरोजी उसके कई बार के बाद में बने, तीसरे या चौथे थे शायद, जी। है ना। तो अब आप एक चीज सोचिए कि ये कांग्रेस है। तो जो कांग्रेस इस तरह से करती, उसको आप संगठन का कोई वो मत बताइए। संगठन जरूरत होती है सिर्फ इसलिए कि जिससे उसे आगे बढ़ाया जा सके, थोड़ा सा एक बैनर को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। नहीं तो कांग्रेस तो असल में एक विचारधारा है। विचारधारा संगठन नहीं होती है। संगठन बनते हैं, बिगड़ जाते हैं। विचारधाराएं न बनती हैं न बिगड़ती हैं, वो चलती हैं, सतत चलती हैं। वही तो असल में सनातन होती हैं। राइट। तो पहली बात, उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वो एक सचमुच समर्पित कांग्रेसी हैं। मैं उनके कांग्रेसी होने या मौका परस्त होने की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ नासमझियां हो जाती हैं, हर एक किसी से हो जाती है, इंसान है। लेकिन मैं समझता हूं इस उम्र में आने के बाद आपको सार्वजनिक तौर पे कहने का, ये तो सार्वजनिक तौर पे तो हम कहें, आप कहें, ये लोग कहें तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे पास कोई माध्यम नहीं। उनके पास तो वो तो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हो, कांग्रेस की सबसे सर्वोच्च संस्था के अध्यक्ष भी सीडब्ल्यूसी की परमिशन के बिना कोई फैसला नहीं ले सकता है। कांग्रेस में तो लोकतंत्र इस तरह से, आपने एक बात बताइए, भाजपा में कार्य समिति की बैठकें कितनी होती है लेकिन कांग्रेस में तो हर महीने सुनते होंगे, अभी सीडब्ल्यूसी की हो रही है, अभी सीडब्ल्यूसी की हो रही है। और कई बार महीने में भी 2-2 बार हो जाती है। और विस्तारित जो सीडब्ल्यूसी होती है वो होती है साल में एक बार, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होगा इसका चुनाव होता है। अब वो चुनाव सर्वसम्मत से भी हो सकता है, वो चुनाव वोट दे के भी हो सकता है। तो ये कांग्रेस में ही अकेले, देश के अंदर दूसरी और कोई पार्टी नहीं, सिंगल पार्टी नहीं। शशि थरूर लड़े थे, शशि थरूर लड़े थे मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ। हाँ। जी जी। तो मैं यही कह रहा हूं। अब आ जाता हूं, शशि थरूर की बात आ जाए। शशि थरूर की निष्ठा संदिग्ध है और वो कई जगह प्रदर्शित हो चुकी कि वो संदिग्ध है। देखिए, सत्यनिष्ठा की जरूरत बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उन्होंने बार बार, जिस समय सीडब्ल्यूसी की मीटिंग अभी पिछली हुई थी, जब यही लोकसभा सत्र शुरू होने जा रहा था,
वो उनका मेरी माँ बीमार है इसलिए हम नहीं आएंगे। भाई कोई बात नहीं, हर कोई कहेगा नहीं नहीं वो ज्यादा जरूरी है, लेकिन मोदी ने बुलाया तो आप भागते चले आए। तब मां कहां चली गई? यदि मां महत्वपूर्ण है तो भाई फिर दोनों समय महत्वपूर्ण है ना। सही बात। तो आप जब जब मौका हुआ, सलमान खुर्शीद से जब कहा गया, वो तो विदेश मंत्री रहे थे भारत के, कहा गया कि आप प्रतिनिधिमंडल में जाएंगे, उन्होंने कहा मैं तब जाऊंगा जब मेरी पार्टी इसके लिए मुझे कहेगी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। जी। ये शब्द कह के शशि थरूर बड़े बन सकते थे, लेकिन उन्होंने छोटा रास्ता, और वो खुद छोटे हो गए। तो ये जो छोटापन है उनका, और लालच है, तमाम तरह की समस्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी सत्यनिष्ठा पर संदेह पैदा करने का मौका देती हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह पर मैं संदेह नहीं करता हूं, मैं ऐसे मौके पर उसे एक मूर्खता मानता हूं, यह मानता हूं कि एक शरारत है। अब यह शरारत उन्होंने क्यों की, यह निश्चित रूप से देखने वाला है। यह कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि जो बात कही जा रही है कि राज्यसभा खत्म होने वाला है, कांग्रेस फैसला कर रही है कि अब जो है हम नए लोगों को मौका देंगे, तो कहीं ये डर तो नहीं है कि नए लोगों को मौका मिलेगा, हमारी वो जो है चली जाएगी। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं, तो ये अपने आप में प्रदर्शित कर रही हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये सोचना चाहिए था कि जब इतना महत्वपूर्ण पड़ाव है, लड़ाई लड़ी जा रही है, इसके जरिए आप उनको हथियार दे देते हैं यह करने के लिए जो खुलकर हमारे दुश्मन है, जो लोकतंत्र के दुश्मन है, संविधान के दुश्मन है, जो आइडिया ऑफ इंडिया के दुश्मन है। तो यदि आइडिया ऑफ इंडिया के दुश्मन और संविधान के दुश्मन आपको अच्छे लग रहे हैं, उनकी वृद्धि अच्छी लग रही है, तो निश्चित रूप से दुखद है, शर्मनाक है। तो ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा कि मैं उसे कहीं से उचित नहीं मानता हूं। मेरा मानना है जो बात कहनी थी, आपकी सीधे लीडरशिप से पहुंच है, आप वहां मंच पर रखते, ना कि इस तरह से सार्वजनिक सोशल मीडिया पोस्ट करके पार्टी को और सभी को शर्मिंदा कराते। जी जी। अजय जी, आपको तो मालूम ही होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी की मिनिस्ट्री में वसंत साठे करके एक सज्जन हुआ करते थे, जो उनके आईएनबी मिनिस्टर थे, प्रोपोगंडा जी मिनिस्टर जिनको कहा जा सकता है। वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। इंदिरा गांधी के वैयक्तिक संबंध आरएसएस के प्रचारकों से भी थे, ये मैं भली भांति जानता हूं, वैयक्तिक रूप से भी जानता हूं, और वो उनसे मिलती भी थी। हालांकि उनकी जो नीति रीति थी वो आरएसएस के खिलाफ थी। वो अपनी पॉलिसी जो थी वो हमेशा उसके खिलाफ। एक समय आया जब मेरे ख्याल से जब उनकी हत्या हुई, उसके बाद में या तो उसके पहले भी आरएसएस ने उनको समर्थन दिया, ऐसे दावे किए जाते हैं। उसमें कितना तथ्य आप मानते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, कोई आरएसएस ने उनको समर्थन नहीं दिया, कुछ नहीं है। आरएसएस तो अपना संगठन खड़ा करने के लिए यह ड्रामा कर रहा था। क्यों? उसे इंदिरा गांधी की कृपा चाहिए थी। वो जानता था कि इतनी ताकतवर है और अभी जेल में डाल चुकी है, थोड़ा सा भी हमने पंगा लिया तो पता नहीं क्या कर देंगी। जी। तो असल में ये कायरों की विचारधारा है। जब कोई मजबूत खड़ा हो जाता है तो डर के पांव पकड़ लेते हैं। तो असल में ये पांव पकड़े हुए थे, कोई समर्थन नहीं दे रहे थे। अंदर अंदर इसको
जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इस संगठन के बारे में कहते थे, वो कहते थे कानाफूसी संगठन। तो ये कानाफूसी संगठन ताकतवर नहीं है। इसके साथ जब भीड़ दिखाई देगी तब तो हम बहुत बड़े ताकतवर हैं, और जैसे ही वो पढ़ेंगे वैसे ही हाथ पांव जोड़ लेंगे। ये इनका चरित्र है। तो इसलिए आप ये मत मानिए कि इंदिरा गांधी का कहीं समर्थन था या उनका समर्थन था। बेसिकली बचने की कोशिश कर रहे थे दोनों एक दूसरे से। इंदिरा गांधी कंट्रोवर्सी से बचना चाहती थी। आप जो कह रहे हैं 1900 उसमें तथ्य है। मैं क्योंकि बाला साहेब देवरस जो कि आरएसएस के चीफ थे, उनकी जो चिट्ठियां पुणे सेंट्रल जेल से जो श्रीमती गांधी को लिखी गई थी, उसमें तो यहां तक कहा गया था कि आप हमारे पर जो पाबंदी लगाई है वो हटा दीजिए, हम आपके 20 पॉइंट प्रोग्राम के लिए काम करेंगे। यानी इस प्रकार से उन्होंने वो चिट्ठियां लिखी है। और विनोबा को भी उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी कि इंदिरा गांधी को समझाइए आप, क्योंकि विनोबा ने इमरजेंसी को भी मेरे ख्याल से सराहा था। बिल्कुल नहीं। हाँ, और फिर इन्होंने भी सराहा था, इन्होंने भी इसे अनुशासन लिखा था, कड़ा हाँ अनुशासन। लिखा था। वही तो चिट्ठियां हैं मेरे पास, वो आरएसएस के प्रकाशनों में छपी हुई है वो चिट्ठियां। जी 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 मैंने कल एक एपिसोड में वो पढ़ी भी है चिट्ठियां। कल के जी जी एपिसोड मैंने जो किया उसमें मैंने वो बाला साहेब देवरस की चिट्ठियां पढ़ी कि जी ये जी उनका चरित्र था। और जी जी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो कि जनसंघ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने 2000 में द हिंदू और फ्रंटलाइन में जो आर्टिकल लिखे उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि संघ ने कभी इमरजेंसी का विरोध नहीं किया था। बिल्कुल नहीं किया था। मैं तो हाँ, सही बात है। और स्वामी से मैंने पूछा कि आपने ये वो जो आर्टिकल लिखे थे उससे आपका मत भिन्न हो गया है क्या अभी जब अब भाजपा में है? वो बोले नहीं, ही स्टैंड्स बाय व्हाट ही हैज रिटन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं। तो ये इन लोगों का कैरेक्टर है। ये जहां ताकत देखते हैं तो डर जाते हैं। यही बात तो राहुल गांधी ने कही थी वहां जब अभी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर गए थे, कि ये कायरों की विचारधारा है। भीड़ पाके लिंचिंग करने लगते हैं, और जैसे ही वो आ जाते हैं, माहौल देखते हैं खतरा है, तो तुरंत पांव पकड़ लेते हैं। यही भाग इनका जाते सत्य। हैं। जी सही जी, सही तो बात यही है, सही सत्य बात। है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये भरोसे वाली बात नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस जनों को ये सोचना होगा कि आप यदि कांग्रेस हैं तो आप किसी भी स्थिति में अपना आज फांसीवादी ताकतों से लड़ाई है, आप सब मिलके हर चीज मजबूत कीजिए। निश्चित रूप से मैं इसके भी पक्ष में हूं कि ठीक है, कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है, लेकिन थोड़ा बहुत तो संगठन की जरूरत होती है। उसे थोड़ा ठीक करें, उसमें ईमानदारी लाएं, और उसमें आक्रामक लोग रखें, ना कि जो सफेस्टिकेटेड बात कर रहे हैं या जो समझौतावादी हैं, वो उसकी जरूरत नहीं है। जो करो या मरो की नीति पर चलता हो, उसी को ही अब आगे लाना चाहिए। जी। तो अजय जी, अंत में मैं ये सवाल पूछूं कि कांग्रेस को अपना संगठन तो मजबूत करना होगा, सत्ता में वापसी करना है तो ये तो आप भी स्वीकार करेंगे। और आपने जैसे कहा कि उसमें आक्रामकता होनी चाहिए, मगर राहुल गांधी जिस आक्रामकता से मोदी पर वार कर रहे हैं या तो भाजपा आरएसएस पर वार कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरा संगठन उनके साथ इस प्रकार से आक्रामक भूमिका नहीं ले रहा है। तो कब वो सत्ता में आने के लिए उनको क्या करना चाहिए? नहीं, स्वाभाविक सी बात है। देखिए, राहुल गांधी तो संगठन बना नहीं सकते हैं। राहुल गांधी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नहीं। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वो एक बेहतर तरीके से संगठन बनाने में काम करें। राहुल गांधी अपने आह्वान के जरिए, चूंकि राहुल गांधी की स्वीकारोक्ति वैसी है जैसे कभी पंडित नेहरू की हुआ करती थी, तो आज जब वो है तो राहुल गांधी को उसमें संदेश देना चाहिए, उस पर महती भूमिका अदा करनी चाहिए।
तो यदि ये दोनों चीजें मिलके सही से करेंगे तो मुझे लगता है काफी कुछ हो जाएगा। लेकिन संगठन और ये सब चीज बनाने में बड़ा पैसा लगता है, इसीलिए शायद गांधी संगठन के लिए कोई बहुत कीन नहीं थे। गांधी यही समझाते थे कि हमें एक उद्देश्य के लिए साथ आना चाहिए। तो वही मुझे लगता है पूरे देश को समझना चाहिए। और अभी कांग्रेस इस स्थिति में है कि और हम सब लोग भी जो सहयोग कर सकते हैं वो करना चाहिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश के हर नागरिक के हित के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए। तो जब ये होगा तो मुझे लगता है कि सारे हल निकल आएंगे। जी आशा करते हैं कि हमारा संविधान बचा रहे, लोकतंत्र बचा रहे और पनपता रहे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग लीजेंड, ऐसा क्या कहा जाता है, जीवंत माना जाता है। और आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये विश्लेषण किया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।